नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करेंगे आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए होने वाले इंटरव्यू के समय आपको क्या-क्या सावधानियां रखनी है। इंटरव्यू से पहले आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, इंटरव्यू के समय इंटरव्यू हॉल में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से जितना पॉसिबल हो सके सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे साथी मैसेज कर रहे थे कि सर इंटरव्यू हो रहे हैं और खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए, तो क्या क्या सावधानियां रखनी है इस वीडियो के माध्यम से क्लियरिटी के साथ मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू साक्षात्कार और इसमें ध्यान रखने योग्य तथ्य। पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी सब्जेक्ट की बात आएगी तो यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए मैं बात करूंगा, लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जो सभी सब्जेक्ट से संबंधित है। आपका विषय कैसा भी हो, लेकिन कुछ बातें कॉमन हैं जो आपको आपके इंटरव्यू में ध्यान रखनी है। तो अगर आपका इंटरव्यू अभी हुआ नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगा। देखिए, इंटरव्यू के बारे में कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे की पॉइंट जो है वो ये 3 शब्द है। इंटरव्यू के समय आप सहज रहें, ईमानदार रहें और कॉन्फिडेंट या आत्मविश्वास के साथ रहें। ईमानदार का मतलब यह है कि आपको कोई चीज आती है तो क्लियरिटी के साथ बताएं, और नहीं आती है तो क्लियरिटी के साथ मना कर दें कि सॉरी सर, सॉरी मैम, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। अगर आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है तो परमिशन लेकर कि सर ये मुझे पूरी तरीके से तो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं इस तरीके से आप कहें तो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आइडिया लगा रहे हैं गलत सलत, तो फिर ठीक नहीं होगा। पहली और महत्वपूर्ण बात यही है आज के सेशन में कि आप इंटरव्यू के समय सहज रहें, ईमानदार रहें और कॉन्फिडेंट रहें। आइए, मेरा पूरा प्रयास है कि एक एक बात को लिया जाए और उसको एक्सप्लेन किया जाए। फिर भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता दूंगा, उस पर बात कर लेंगे। जितनी मदद हो सके उतना प्रयास करेंगे। देखिए, तैयारी में अगर आप बात करें कि आपका इंटरव्यू आने वाला है, उससे पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे पहली बात है अपीयरेंस या आपका लुक। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपको लगता है कि नॉलेज बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन उस समय इंटरव्यू हॉल में आपकी अपीयरेंस कैसी है ये भी मायने रखती है। इसको मेरे बिल्कुल सिंपल वेल ड्रेसअप एलिगेंट क्लॉथ्स आपके होने चाहिए। मेल के लिए क्या ड्रेस होनी चाहिए आपको अच्छे से पता है। फीमेल के लिए साड़ी या सलवार, दोनों में से कोई भी आपको जो कंफर्ट लगे आप देख सकते हो। और मेल के लिए क्या कलर कॉम्बिनेशन होगा ये अब तक आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा। लेकिन यहां पर मेन बात यह है कि आप जो भी ड्रेस फिक्स कर रहे हैं उसे पहले 1 या 2 बार पहनकर देख लें ताकि आप उसमें कंफर्ट हो सकें। ऐसा नहीं है कि आपने इंटरव्यू के लिए ड्रेस बनवा ली है और उसी दिन पहनेंगे, क्योंकि अगर ड्रेस में आपको थोड़ा सा भी कुछ गलत लगा तो आप पूरे समय तक इरिटेट, परेशान और आपका कंफर्ट लेवल खराब हो जाएगा। तो अपीयरेंस से रिलेटेड कलर कॉम्बिनेशन क्या रहेगा आपको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इस बात का बहुत जरूरी आप ध्यान रख लें। मान लीजिए आप पहले से फर्स्ट ग्रेड टीचर है, सेकंड ग्रेड है, तो स्कूल में पहन के चले जाइए। आप किसी और जॉब में हैं
तो पहले जिस भी ड्रेस को आप इंटरव्यू में पहन के जाना चाहते हैं उसको 1 या 2 बार पहनकर देख लें, फिर धोकर प्रेस कर लें आराम से, और फिर इंटरव्यू वाले दिन के लिए तैयार रहें। क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार इससे भी प्रॉब्लम आ जाती है। इस अपीयरेंस और ड्रेसअप का क्या महत्व है, इस बारे में मैं आपको बताता हूं। आप कैसे लग रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, आप अपनी तरफ से द बेस्ट दिखने का प्रयास करेंगे। ये इंटरव्यू, ये पोस्ट जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये जॉब जिस दिन आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आप केवल इंटरव्यू देके गए, जो होगा देखा जाएगा, या नॉर्मल अप्रोच के साथ नहीं, आप उस दिन के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करवा रहे हैं कि ये दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सभी इंटरव्यू हॉल में नहीं पहुंच पाते। जितने बच्चों ने एग्जाम दिया है सभी को इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ है। तो ये इंटरव्यू देना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, गौरवमय क्षण है, और ऐसे क्षणों में आपको वेल ड्रेसअप होना चाहिए। एक मेमोरी आपके साथ रहनी चाहिए। इसका मेन जो इंपॉर्टेंस है वो ये है। आगे अगर हम बात करें तो दूसरा टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूं, आपको वहां पर पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, उसके लिए आपको एक टॉपिक तैयार करना है। इस टॉपिक के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका विषय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। आप अपने सब्जेक्ट के ज्यादा विशेषज्ञ हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, तो किसी पर्टिकुलर विषय के टॉपिक के बारे में तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन जूलॉजी की अगर बात करें तो आपको ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना है जो ज्यादा ब्रॉड लेवल पर नहीं हो। मान लीजिए आपने डीएनए सेलेक्ट कर लिया है, तो ऐसी कोई यूनिट नहीं है जिसमें डीएनए से रिलेटेड चीजें नहीं है। तो फिर जो भी 2 एक्सपर्ट होंगे वो आपको बहुत अच्छे लेवल से क्वेश्चन करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका टॉपिक ऐसा हो कि बस सटीक हो और एक लिमिटेड एरिया को कवर करता हो। बोर्ड पर कई बार आपको बताया जाता है समय लिखना है, प्रसंग लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, टॉपिक का नाम लिखना है और शुरू हो जाना है। जब आपकी क्लास आप पढ़ाकर फ्री हो जाए तो बोर्ड साफ कर दें। नहीं भी कर पाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी जब इंटरव्यू से पहले आप ये बात सोचेंगे कि पढ़ाने के बाद बोर्ड साफ करना है, बिल्कुल इजी बात है, मैं कर दूंगा, कर दूंगी। लेकिन बाय चांस जल्दबाजी में आपने नहीं किया और आपके दिमाग में ये बात आ गई सीट पर बैठते समय कि मैंने तो बोर्ड साफ किया ही नहीं, तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं आपको प्रभावित करेगी। इसलिए पहले इन चीजों को बहुत अच्छे से लिख लें, प्रैक्टिस कर लें, तो ही फायदेमंद रहेगा। टॉपिक सिलेक्शन में मैंने कहा आपका दायरा सीमित होना चाहिए। जैसे अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मान लीजिए आपने सीलोम या देहगुआ टॉपिक ले लिया, तो देहगुआ की डेफिनेशन, उसका डायग्राम और उसके टाइप। अब ये बाकी यूनिट के साथ कनेक्टिविटी नहीं बनाएगा। तो अगर यहां से क्वेश्चन पूछा गया तो सेलेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने इंटरव्यू को बेहतर बना सकते हैं। नंबर ऑफ टॉपिक, टीचिंग के लिए आप कम से कम 2 टॉपिक तो तैयार करें। 2 से ज्यादा आपको जितने भी टॉपिक तैयार करने हो करें, क्योंकि बहुत बार कुछ साथियों से ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बोला कि मैं सीलोम पढ़ाना चाहता हूं, उधर से रिप्लाई आया कि सीलोम नहीं, आप ये टॉपिक पढ़ाइए या कोई और दूसरा टॉपिक पढ़ाइए। और जो भी आपका टॉपिक है उसका बार बार अभ्यास कर लें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपको कि मैं वहां पढ़ा लूंगा, आप उसको अपनी नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें, और आपके परिवार के कोई सदस्य उनको बिठाकर फिर पढ़ाकर अभ्यास कर लें। लेकिन अभ्यास जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि वहीं देख लेंगे, नहीं,
पहले ही आपको बहुत अच्छे से अभ्यास कर लेना है। तो ये आपका जो टीचिंग टॉपिक है उससे रिलेटेड। अभी मैंने आपको आपकी अपीयरेंस और टीचिंग टॉपिक पर बात की है, और ये दोनों तथ्य, इनके ऊपर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है और अपनी खुद की गलतियां खोजनी है और उनको सही करना है। खुद को पता लग जाएगा। अभी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं मेरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, पढ़ा दूंगी, लेकिन जैसे ही दो साथियों को बिठाकर आप पढ़ाने लगे, आपको बोला ही नहीं जा रहा। आप बोलना क्या चाह रहे हैं, निकल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने पकड़ रखा है, आपकी आवाज ही बाहर नहीं निकल रही है। ये सारी चीजें होती है। प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। बोर्ड पर लिखने का भी अभ्यास होना चाहिए। बहुत सारे साथी जो टीचिंग फील्ड से नहीं है, किसी और जॉब में है, वो भी इधर आएंगे तो उनको बोर्ड पर खड़ा रहना और लिखने में प्रॉब्लम है। लाइन लिखेंगे तो टेढ़ी जा रही है, तो उसका अभ्यास करना जरूरी है। इंटरव्यू से पहले आपको सब आसान लगेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जब इंटरव्यू के बाद आपको लगेगा कि मैंने ये क्या कर दिया, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स मेरे को पता था नहीं करनी है, फिर भी हो गई। क्योंकि एग्जाम का पेपर और इंटरव्यू के समय हम कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, थोड़ा तो आपकी जो मानसिक बुद्धि है उस पर प्रभाव पड़ता ही है। मैं मजाक में भी कहता हूं कि ये पेपर, इंटरव्यू, ये सब बाली की तरह है जो हमारी आधी शक्ति छीन लेते हैं, और हमें आधी से ही काम चलाना है। और अगर उसमें भी गलतियां कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम होनी है। वैसे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, डरने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी आपकी बेहतरीन होनी चाहिए। मैं भी इसी फेज से गुजरा हूं। मेरा कहने का मतलब है, जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं, उन्हें किसी साथी को सलाह देते समय यह बात ध्यान रखनी चाहिए। आपसे कोई पूछ रहा, आपने कह दिया कुछ नहीं, आप आराम से जाइए, हो जाएगा, नहीं। क्योंकि हम भी जब तैयारी कर रहे थे, सोचना पड़ता है, बहुत सारे वीडियो देखने पड़ते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्या पूछा जाएगा। होने के बाद सब सरल और सहज हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप जानकारी बढ़िया जुटा लेंगे और उसकी बहुत बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप इंटरव्यू के समय भी सहज और सरल रहेंगे। इंटरव्यू के बाद इसलिए आपको बार बार अभ्यास और उनका आकलन करना है, और आपको लगे जहां पर एरर है उनको ठीक करनी है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज, आवश्यक सभी दस्तावेज आप इंटरव्यू डेट से पहले तैयार कर लें। कई बार कोई कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स कई बार मिस हो जाता है या नहीं बन पाता है, तो आप परेशान रहते हैं कि अब क्या होगा, कैसे होगा, इधर फोन करेंगे, उधर फोन करेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो पूरे तैयार करेंगे, मान लो बाई चांस कोई नहीं बन पाया है, तो घोषणा पत्र आप शपथ पत्र के रूप में दे सकते हैं कि मैं इतने दिनों बाद जमा करा दूं। क्योंकि अगर आप आरपीएससी पहुंच गए इंटरव्यू के लिए और अचानक किसी दस्तावेज की कमी आएगी, तो फिर वो आपके तनाव लेकर आएगी और हमारे साक्षात्कार पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपने दस्तावेज ध्यान से रखने हैं और संभाल कर रखने हैं, और जो भी आपको बताया गया है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने। कुछ टॉपिक जिन पर आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान कौन से मुद्दे चल रहे हैं, कौन सी योजनाएं चल रही है, करंट से रिलेटेड, उनको ध्यान में रखना है। आपका जो लोकल एरिया है उसके बारे में थोड़ी सी गहनता के साथ आप जानकारी तैयार कर लें, जुटा लें। इसका मैं एग्जाम्पल के रूप में एक जिला भी बताऊंगा, उससे आप अपने जिले, अपनी तहसील, अपने गांव को रिलेट करके कंटेंट तैयार कर सकते हैं। आप पहले से किसी जॉब में हैं तो आपकी जॉब प्रोफाइल, डिपार्टमेंटल हायरार्की, और आपको डिपार्टमेंट की नॉलेज, डिपार्टमेंट में क्या योजनाएं चल रही हैं, उनका क्या प्रभाव है और आने वाले भविष्य में उनके क्या परिणाम होंगे, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। देख लीजिए। आगे अगर हम बात करें
इंटरव्यू वाले दिन की उस समय ध्यान रखने योग्य बातें यह है कि आप वेल ड्रेसअप हो, समय पर पहुंचे। कई बार आप बहुत दूर से चल के आ रहे हैं कि मैं जल्दी निकलूंगा और पहुंच जाऊंगा। आप जिस भी वाहन से जा रहे हैं, ये सब मशीनरी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रास्ते में आपका टायर पंचर हो गया, कोई दिक्कत आ गई। अगर समय पर नहीं पहुंच पाए या पहुंचे तो बहुत कम समय था तो भी दिक्कत रहेगी। इसलिए ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो, अभी मैंने आपको बताया ही। हो सके तो जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस दिन का अखबार अच्छे से पढ़ के जाए। और वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपसे पहले कोई साथी इंटरव्यू देकर आया है तो जो साथी इंटरव्यू देकर आए हैं उनसे बात नहीं करनी है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव का व्यवहार है पूछने का कि क्या पूछा गया, कौन सा क्वेश्चन आया। इसको मैं एक सटीक एग्जांपल से बताता हूं। ना तो वो आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगा। कहने का मतलब अगर आपने पूछ भी लिया तो वो आपको आधी अधूरी जानकारी देगा, और ये आधी अधूरी सूचना भयंकर है। इसका एग्जाम्पल द्रोणाचार्य है। षड्यंत्र कहो या कुछ भी कहो, लेकिन युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा हतः ये जोर से कहा और बाकी नरो व कुंजरो व ये धीरे से कहा। उस आधी अधूरी सूचना की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और उन्होंने हथियार डाल दी। तो अगर कोई आपको गलती से भी ये कह के गया कि ये पैनल बिल्कुल खराब है, उठपटांग क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अब आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा कि मेरे को क्या पूछ लेगा या क्या करें, अब ये तो बहुत लगी चल रहा है इंटरव्यू, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कुछ भी आपको इंटरव्यू वाले दिन ये बाकी चीजें तो ध्यान में रखनी है, लेकिन ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। एंट्री के समय आप आराम से, सहज, सरल और आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करें। आराम से गेट खोलें, परमिशन लें, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम। उसके बाद वहां बैठे सभी सदस्यों का पैनल में आपको पता है कि एक आरपीएससी का मेंबर या चेयरमैन और 2 आपके एक्सपर्ट होंगे। अभिवादन में सिंपल आपको नमस्ते करना है, नमस्ते मैम, नमस्ते सर। अगर सभी एक साथ देख रहे हैं तो एक बार ही हो जाएगा, और अलग अलग मान लो बाई चांस आप जब नमस्ते कर रहे हैं किसी ने नहीं देखा है तो पर्टिकुलर भी कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जिसके भी साथ आपका आई कांटेक्ट हो, अगर सभी एक साथ देख रहे हैं तो एक बार में भी काम हो जाएगा, और अगर नहीं है तो पर्टिकुलर कर लें आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और परेशान होने की भी बात नहीं। और जब तक बैठने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आप खड़े रहें। वैसे जनरली आप किसी से भी बात करेंगे तो आपको ये जाते ही कह दिया जाएगा कि आइए बैठिए। फिर भी बाई चांस उनका ध्यान किसी और काम में है, मोबाइल पर बात कर रहे हैं और वो नहीं कह पाए, या जो भी रीजन रहा हो, तो फिर जब तक कहा नहीं जाए तब तक बैठना नहीं है। क्लियर है? चलिए, और ये अभिवादन, नमस्ते, इनकी प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये आप नेचुरली जो करते आए हैं किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए, वो आप करेंगे। इंट्रोडक्शन में जब आपसे आपका परिचय पूछा जाए तो ये आपको पता ही है कि आपको अपना नाम नहीं बताना है। आपको डिटेल में आपने 10वीं कहां से की, 12th कहां से की, ग्रेजुएशन कहां से की, पोस्ट ग्रेजुएशन कहां से की, सेट नेट पीएचडी कब किया, और आपकी सर्विस डिटेल अगर आप कहीं पर अभी पद स्थापित है और कई बार आपकी स्टडी कहीं और होती है तो आपका कहां के मूल निवासी है ये भी बता सकते हैं कि मैं इस गांव का, इस तहसील और इस जिले का रहने वाला हूं। मेरी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कहां कहां से हुई इस बारे में जानकारी, 10वीं के परसेंटेज, 12वीं के परसेंटेज, ग्रेजुएशन की परसेंटेज। यहां पर मैं आपको ये सब्जेक्ट इसलिए लिखा हूं कि जब आप इंटरव्यू देने जाए उस समय भी आपको मार्कशीट देखने का खूब मौका मिलेगा। ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट रहे,
खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से पेपर आपने दिए थे उनके नाम आप पढ़ लें। इंटरव्यू से पहले जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस समय आपको बिठाया जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके साथ रहेंगे, उस समय भी देख सकते हैं और अभी भी देख सकते हैं। एमएससी में आपके कौन कौन से पेपर थे, कम से कम उन पेपर के नाम तो याद रखें। बीएससी के सब्जेक्ट तो आप सबको पता है बीएससी में क्या रहा और वो याद भी है, लेकिन खासकर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन भी अगर मेरी बात माने तो आप लिख लें, एक बार 2 या 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें, फिर आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके की लैंग्वेज रखनी है और फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। कई बार कि इसके बाद क्या बोलें ऐसा हो जाता है, तो इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से लिख लें। मैं आपको बता रहा था कि आपने 10वीं कहां से की, आपने 12वीं कहां से की, आपने ग्रेजुएशन कहां से की, इन सभी जगहों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप कहां के रहने वाले हैं, वहां का गांव, जिला, तहसील, वहां कोई वो संबंधित है तो फिर वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका गांव, तहसील, जिला, जैसे मान लीजिए आप टोंक जिले के निवासी है तो टोंक जिले का जो शुभंकर है वो कौन है, हंस है। टोंक जिले के दर्शनीय स्थल, महान व्यक्तित्व, धार्मिक स्थल, सभ्यता और संस्कृति और ऐतिहासिक तथ्य, जैसे कहीं कोई लोकेशन, कोई जगह जहां पर युद्ध हुए हैं, ऐतिहासिक युद्ध, तो उनके बारे में जानकारी जुटा लीजिए। मैं थोड़ा डेमो के रूप में टोंक का एग्जाम्पल लूंगा, इससे आप अपने जिले के अनुसार कंटेंट तैयार कर सकते हैं। टोंक के जो नवाब है उन्होंने घंटाघर का निर्माण करवाया 1937 में। 1936 में हैजा, जिसे कोलेरा कहा जाता है, विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से, बैक्टीरिया से उत्पन्न होती है और इस हैजा की दवाइयां जब नवाब ने वितरित की तो उससे जो रेवेन्यू आया, रिटर्न आया, उससे घंटाघर का निर्माण करवाया। मेरी बात को समझिए, जिला आपका जो जिला है वो टोंक है। अब आपका विषय जूलॉजी है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यू में कई बार कि कोलेरा या हैजा रोग किसके द्वारा होता है। बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया भी कौन सा है, विब्रियो कोलेरी, और ये कोमा सेप होता है। इसमें एक फ्लैजेला होता है और एक फ्लैजेला हो तो ये मोनोट्राइकस कंडीशन होगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपका विषय और आपका लोकल एरिया, इसको आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आप जब अच्छे से आराम से बैठकर सोचेंगे तो हो जाएगा। आपका कोई भी जिला हो, आपका कोई भी विषय हो, उसको आपस में कनेक्ट किया जा सकता है। जूलॉजी को टोंक के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया ये आप देख रहे हैं। यूजीसी के बारे में आपको उसकी स्थापना, उसका ध्येय वाक्य, ज्ञान विज्ञान मुक्त, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूजीसी को खत्म करके HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात की गई है। एनईपी भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है। यूजीसी क्वालिटी एश्योरेंस और फंडिंग का काम करती है। CSIR, लाइफ साइंस के लिए जब आपने नेट या JRF क्वालिफाई किया तो CSIR की फुल फॉर्म, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942, इसका सेंटर दिल्ली है। इसके अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं, कार्यकाल 3 वर्ष का, और इसका उपाध्यक्ष भारत का केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होता। तो आपको इन मंत्री कौन है इनकी भी जानकारी रखनी चाहिए, CSIR और यूजीसी के बारे में। एक और हिंट मैं आपको बताता हूं आपके जिले से संबंधित। मान लीजिए आपका जिला टोंक है और टोंक में आपको पता है, मैं आपकी लोकेलिटी को आपके विषय के साथ कनेक्ट कर रहा हूं। तो टोंक में अविका नगर मालपुरा में CSWRI, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और जैसे ही भेड़ आएगी तो भेड़ से रिलेटेड, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एराइज और ऑर्डर है आर्टियोडैक्टाइला इवन टोड, क्योंकि इसमें सम संख्या में खुर पाए जाते हैं। और भेड़ और भी नाम है, मेरिनो भेड़, एनकॉन भेड़ और डोली। और डोली भेड़ को किससे तैयार किया गया है, क्लोन से।
बहुत ध्यान पूर्वक आप देखेंगे तो आप अपने लोकेलिटी को अपने विषय के साथ जोड़कर कंटेंट तैयार कर सकते हैं। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, आत्मविश्वास कब आएगा? जब आपको जिस भी चीज को फेस करने जा रहे हैं वो बहुत पहले से अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है और आपको इस बात का डर नहीं है कि क्या होगा, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। एक और एग्जांपल देता हूं, निवाई में वनस्थली विद्यापीठ हीरालाल शास्त्री द्वारा बनाया गया, स्थापना की गई। ये राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे और वनस्थली विद्यापीठ से जैसे अवनी चतुर्वेदी, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, मीरा कुमार, ये फेमस महिलाएं यहां से पढ़कर निकली। हीरालाल शास्त्री का राजस्थान के एकीकरण में योगदान देख लें, राजस्थान का एकीकरण अच्छे से पढ़ लें और आरपीएससी का बारे में भी जानकारी रखें। और आरपीएससी का ऑफिस अजमेर है, जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और पेपर थर्ड में राजस्थान से जुड़े हुए तथ्य है ही, तो इनको भी आपको कनेक्टिविटी में लेना है। टोंक में बीसलपुर बांध है, टोडा रायसिंह में समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? तो आपको ये याद रखना है, समुद्र तल से या मीन सी लेवल क्या है, भराव क्षमता कितनी है, इसमें जो आरएल है रिड्यूस लेवल, इसका क्या मतलब है? ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि टोंक जिला और जूलॉजी दोनों को कनेक्ट करने का और जनरल साइंस को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। पानी की बात आई है तो आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस, ये टीडीएस को किस प्रकार चेंज करता है, पीपीएम में किसको मापेगा, और जल में फ्लोराइड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, क्योंकि दांतों में जो इनेमल है उसको बनाए रखने के लिए भी फ्लोराइड की जरूरत है। तो कितनी मात्रा नुकसानदायक है और कितनी ऑप्टिमम है, अनुकूलतम है, होनी चाहिए, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देख लीजिए आगे अगर हम बात करें, जैसे फिर से वही एग्जांपल टोंक का शुभंकर हंस है। 2015 में एक जिला एक जीव योजना बनाई गई। हंस का वैज्ञानिक नाम सिग्नस है, क्लास एवीज में आएगा और एवीज का एक सुपर ऑर्डर है नियोग्नेथी या कैरिनिटी। नियोग्नेथी या कैरिनिटी सुपर ऑर्डर है इसका, क्लास एवीज का। जब टोंक के लिए हंस की बात हो रही है तो जैसे राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में कौन है? चिंकारा, गजेला गजेला, ये श्री गंगानगर का शुभंकर है। गजेला गजेला में जीनस और स्पीसीज दोनों साथ साथ है, दोनों सेम है। और जीनस और स्पीसीज अगर सेम है उसको टोटोनिम्स कहा जाता है। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर द्विनाम पद्धति में जूलॉजिकल नेम हो आईसीजेडएन द्वारा तो टोटोनिम्स मान्य है, लेकिन बॉटनी के अंदर आईसीबीएन द्वारा टोटोनिम्स मान्य नहीं है। आप आम का नाम मेंजीफेरा नहीं रख सकते, लेकिन चिंकारा का गजेला गजेला, चूहे का रेटस रेटस, नाजा का नाजा नाजा, ये सब टोटोनिम्स है और ये जूलॉजिकल नेम है जो मान्य है। इन सभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी लोकेलिटी, वहां से संबंधित चीजों को अपने विषय के साथ कैसे जोड़े। जैसे टोंक को जूलॉजी के साथ जोड़ दिया गया है। आईबीएसई, सीबीएसई, एनसीईआरटी, इनके बारे में जानकारी, आप जिस कॉलेज से पास आउट है, जैसे मैंने महाराजा कॉलेज से बीएससी की है, तो वहां की हिस्ट्री और वहां की डिटेल्स भी आपको पता होनी चाहिए और उसका ऐतिहासिक महत्व है तो उसको भी अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप किसी जॉब में हैं तो उस जॉब में क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों का क्या समाधान है, ये भी आपको अच्छे से लिखकर सोचकर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मान लीजिए मैक्सिमम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो साथी जाते हैं वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इसी टीचिंग फील्ड से होते हैं, अधिकतम और भी फील्ड से हो सकते हैं। टीचिंग फील्ड में अगर मान लो एजुकेशन में चुनौतियों की बात करें तो प्राइमरी एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये चुनौतियां हैं। और आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं
ये बातें मैंने जब इंटरव्यू दिए थे तब मैंने ये एजुकेशन से रिलेटेड चुनौतियां लिखी थी, और आज भी ये चुनौतियां प्रासंगिक है। आज ही झालावाड़ में प्राइमरी स्कूल जो है वो ढह गया है, और बच्चे उसके दब के उसके नीचे आकर कहीं बच्चे मौत को प्राप्त हो गए। बड़े दुख की बात है, लेकिन ये चुनौतियां हैं। एजुकेशन सिस्टम में आपको क्या क्या चुनौतियां लगती है, आप जिस भी जॉब में हैं उसमें आपको क्या क्या चुनौतियां लगती है, उनको आप लिखें, सोचें और फ्रेम करें। देश में 1.2 लाख से ज्यादा सिंगल टीचर है, ड्रॉप आउट की समस्या है, और मेन जो एजुकेशन में चुनौती है कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उसका इंडस्ट्रियल डिमांड के अकॉर्डिंग कोई एजुकेशन नहीं है, इसके बीच में गैप है। पढ़ाई अलग हो रही है और इंडस्ट्रियल डिमांड अलग है। ये जो गैप है ये भी शिक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। इसका क्या समाधान हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग इन समाधान को भी सोचें। एजुकेशन से रिलेटेड जो साथी है या और भी जो साथी है उनको भी हिंट का ये काम करेगा। आप ऐसा नहीं सोचे कि मैं किसी पर्टिकुलर जिले और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं संबंधित जिले और मेरा संबंधित जो सब्जेक्ट है उनको कनेक्ट करके आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, ताकि आप अपने जिले, अपनी लोकल एरिया और अपने विषय को आपस में कनेक्ट कर सकें, और इसी तरीके से एग्जाम में, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एजुकेशन से रिलेटेड है तो मिड डे मील योजना, इससे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको क्या लगता है कि मिड डे मील योजना प्रासंगिक है, फायदा है, या बेवजह ही सरकारी खर्चा किया जा रहा है। इसका बहुत महत्व है। 2018 में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चों को इसकी नीड है। कहीं कुछ पर्टिकुलर जगह को देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि इसको तो बच्चे खाते ही नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का जीवन यापन करने का तरीका ही यही है। इसलिए मिड डे मील प्रासंगिक है, इसका फायदा है। स्कूल से कॉलेज में आप क्यों आना चाहते हैं, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर आप अपने भी, प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, शिखर पर पहुंचना चाहिए, और एजुकेशन डिपार्टमेंट का सबसे शिखर यही है। इसमें आपको रिसर्च से जुड़ने का मौका मिलेगा, ये भी आप कह सकते हैं। इसका स्केल भी आपको बताना ही पड़ेगा कि पहले मैं इस पे स्केल पर काम कर रहा हूं, और अगर मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करता हूं तो ये मेरा पे स्केल रहेगा। और एजुकेशन से जुड़े हुए हो तो आपको ये आइडिया होगा कि राजस्थान में 9 शैक्षिक संभाग है, और प्रत्येक संभाग पर जॉइंट डायरेक्टर या संयुक्त निदेशक होते हैं। आप जिस भी फील्ड से आए हैं उसकी जानकारी आप रखेंगे। अब बात करते हैं आपके विषय या सब्जेक्ट से संबंधित नॉलेज की। वैसे आपने क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत अच्छा है। फिर भी कुछ टॉपिक्स है जहां पर आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है ताकि चीजें आपको याद रहे। एक तो आपका जो टीचिंग टॉपिक है उसकी अच्छे से तैयारी कर लें, प्रैक्टिस कर लें। वो थोड़ा लिमिटेड दायरे में या सीमित क्षेत्र वाला हो, ऐसा ब्रॉड एरिया वाला या बहुत सारी यूनिट को लेकर कनेक्ट करने वाला नहीं हो। जैसे मैंने सीलोम आपको एग्जांपल बताया, तो सीलोम अब लिमिटेड है, उसको बायोटेक्नोलॉजी या उधर जोड़ने का कोई माध्यम नहीं है। आरपीएससी के इंटरव्यू के लिए आपको ये 4 यूनिट पर बहुत अच्छे से फोकस करना चाहिए। एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एनिमल क्लासिफिकेशन और टेक्निक्स, और एनवायरमेंट और इकोलॉजी। ये 4 यूनिट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? पैनल की बात करेंगे तो एक सदस्य या चेयरमैन होगा, 2 आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, एक जनरली जनरल साइंस से और दूसरा आपको आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जूलॉजी उससे संबंधित बात करेगा। लेटेस्ट जो नोबेल पुरस्कार विजेता है उनके बारे में, अभी जो है अंतरिक्ष यात्री हैं सुनीता विलियम्स और शुभांशु शुक्ला के बारे में, और 4 यूनिट एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, टेक्निक्स और एनवायरमेंटल और इकोलॉजी के बारे में जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। क्लियर है? देख लीजिए।
आई और जैसे आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो थैंक्स धन्यवाद देकर बाहर आइए। तो साथियों ये था आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इंटरव्यू के समय मैंने पर्टिकुलर जिला टोंक और जूलॉजी को आपस में कनेक्ट करके आपको कंटेंट तैयार करने का तरीका बताया है। इंटरव्यू के समय और इंटरव्यू से पहले आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है वो बताई है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए फायदेमंद होगा और फिर भी इसमें कुछ अमेंडमेंट या सुधार करने होंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और उसके क्या जवाब होंगे आपको बता दिए जाएंगे। और जो भी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए तैयारी या इंटरव्यू देने जा रहा है 9351047315 इस पर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकता है, बात कर सकते हैं और आपकी जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करेंगे। नए जो साथी अब असिस्टेंट प्रोफेसर की नेक्स्ट जो वैकेंसी है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सूचना है। पिछली बार भी हमने जूलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज चलाई थी, वो हमने कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ऐप पर चलाई थी, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, इसलिए अब हमने नया ऐप जिसका नाम है द एचजी कॉन्सेप्ट, प्ले स्टोर पर जाइए, द एचजी कॉन्सेप्ट टाइप कीजिए, वहां पर आपको लेटेस्ट टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए अवेलेबल रहेगी और 1 अगस्त से इस टेस्ट सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। पिछली बार एक बेहतर रेस्पॉन्स रहा था। जिस भी स्टूडेंट या साथी से आप बात करेंगे कि उसने हमारे साथ टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर तैयारी की है तो निश्चित उसको फायदा मिला है। इस बार आरपीएससी के बदलते पैटर्न और एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखकर और बेहतर तरीके से टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल रहेगी। तो जो भी साथी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो द एचजी कॉन्सेप्ट इंस्टॉल करें और जल्दी 1 अगस्त को आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएगी। तो ऐप द एचजी कॉन्सेप्ट टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी 1 अगस्त से आपको अवेलेबल रहेगी। और ये जो ऐप है द एचजी कॉन्सेप्ट, आज नहीं तो कल द एचजी कॉन्सेप्ट मीन्स फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए आपको कंटेंट कहीं पर भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एचजी कॉन्सेप्ट ऐप इंस्टॉल करो और फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का एक बेहतरीन ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स लो और उसे बार बार रिवाइज करो। क्लियर है? तो जो साथी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उनको अग्रिम शुभकामनाएं और जो आने वाली वैकेंसी के लिए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज एचजी कॉन्सेप्ट ऐप पर अवेलेबल रहेगी। ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इसी आशा के साथ थैंक यू, धन्यवाद।